स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो बुक थी उसकी हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी वीडियो के जरिए, और इसमें इस कड़ी में कुल मिलाकर 7 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। ये इस श्रृंखला का 8वां वीडियो है और इस 8वें वीडियो में हम भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की जो वन संपदा है उसके बारे में देखने वाले हैं। उसे आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे, लेकिन वहां तक चलें इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर कुछ देर से देख रहे हैं, इसे देख लीजिए। इसमें से कुछ जो है वो पेड कोर्सेज हैं और कुछ जो है वो फ्री कोर्सेज हैं। तो जो पेड वाले हैं उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको 2 मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, उस पर आप फोन या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम का चैनल चलता है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप हमसे हमेशा टच में रहेंगे, लिंक में रहेंगे, और जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहेंगी। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस हैं वो हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, ये कमिटमेंट है हमारी, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। उससे आप नोट्स बना लीजिए, उसको सुनिए, बार बार देखिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे और हमेशा आपके दिमाग में जो सूचनाएं हैं वो स्थिर रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। उसे लाइक और शेयर करिए, और जो भी आप इसके बारे में सोचते हो, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, जंगल जो है ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है, एक अमूल्य उपहार है समस्त जीव जाति के लिए। जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं उनके लिए ये प्रकृति का एक उपहार है। ये हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि हम जानते हैं, जिन्हें कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी इनका हमारे जीवन में एक बड़ा योगदान है। जिन फायदों को हम महसूस नहीं कर पाते वो फायदे भी जंगल हमें देते हैं। जंगल हमें देते ज़्यादा है, यानी जो वृक्ष होते हैं वो हमें देते ज़्यादा है और हमसे लेते बहुत कम है, नहीं के बराबर लेते हैं, और देने के मामले में ये सबसे आगे रहते हैं। निस्वार्थ भावना इनके अंदर होती है और ऐसी निस्वार्थ भावना को परोपकार कहते हैं। आपने दोहा सुना होगा, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो वृक्ष होता है वो अपने फल को कभी नहीं खाता, दूसरों को दे देता है, गिरा देता है। नदी अपने नीर का यानी जल का संचय नहीं करती, वो समुद्र को दे देती है और उससे अनेक जीवों की प्यास बुझती है। और वैसे ही जो साधु लोग होते हैं, साधु मतलब सज्जन लोग होते हैं, वो अपने शरीर को इसीलिए धारण करते हैं ताकि वो परमार्थ कर सके, परोपकार कर सके। तो यहाँ भी जो वृक्ष होते हैं वो अपने शरीर को इसीलिए धारण किए हुए हैं ताकि वो परमार्थ कर सके। वो हमें देते ही ज़्यादा है, लेते बहुत कम है, और ऐसे वृक्षों का हम विनाश करने पर तुल गए हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन अपने फायदे के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हमसे ज़्यादा स्वार्थी जीव इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन सही है। तो जब हमने नुकसान किया है, इसे हानि पहुंचाई है, तो संरक्षण का जो दायित्व है वो भी हमारा ही है। तो दायित्व जो है उसको निभाने का काम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कितना नुकसान पहुंचाया है और कितना बचा हुआ है, कितना संरक्षित है और कितने वन संपदा को हमने नष्ट कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं हमारे देश के जंगल या वन किस दशा में है, उनकी अवस्था वर्तमान में क्या है, कितने वो नष्ट हो गए हैं और कितने बचे हैं, या कहाँ कहाँ पर उनका फिर से विस्तार हुआ है। ये जानने का सबसे जो बढ़िया जरिया है वो यही रिपोर्ट है, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये हर 2 साल के गैप पर प्रकाशित होती है। तो वर्ष 2019 में इसका जो 16वां संस्करण है वो पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है। इसे प्रकाशित करने वाला जो विभाग है या संगठन है उसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसे कि हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये एक अधीन विभाग है। ये किसके अधीन काम करता है? तो इसके पीछे एक मिनिस्ट्री का रोल है, एक मंत्रालय का रोल है जो कि भारत सरकार की है। इसका नाम है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण कार्य करता है और यही इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करता है। जो सबसे पहली रिपोर्ट है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट कब से प्रकाशित हो रही है ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहली रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1987 में। वर्ष 1987 में ये जो सबसे पहली वाली फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये प्रकाशित हुई थी, और ये द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होती है। द्विवार्षिक का मतलब है हर 2 साल के गैप पर इसका प्रकाशन होता है। कहने का मतलब ये कि वर्ष 2017 में ये पिछली बार प्रकाशित हुई थी, वर्ष 2019 में ये प्रकाशित हो चुकी है, और अगला जो प्रकाशन होगा, अगला जो इसका संस्करण आएगा अर्थात 17वां संस्करण, वो 2021 में आएगा। अब इसमें जो आंकड़े इकट्ठा किए गए उसके लिए 2 माध्यम इस्तेमाल किए गए। एक तो जमीनी माध्यम था, जमीन पर रिसर्च की गई, अलग अलग जगह जाकर करीब 2200 से भी ज़्यादा जगहों पर घूम घूम कर आंकड़े इकट्ठे किए गए। इसके अलावा
जो आसमानी निरीक्षण था, मतलब अंतरिक्ष से निगरानी थी, वो भी की गई। और इसके लिए एक दूर संवेदी उपग्रह का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था रिसोर्सेट 2। रिसोर्सेट 2 नाम का उपग्रह इसमें यूज किया गया था, जिससे कि वन और वन संसाधनों का आकलन किया जा सके, इनका पूरा निरीक्षण किया जा सके और पता लगाया जा सके। दोनों को आपस में मिलाया गया, मतलब जो जमीनी सर्वेक्षण था उसको भी और जो हवाई सर्वेक्षण था उसको भी, दोनों को आपस में मैच कराया गया और आंकड़ों को मिलान करके देखा गया कि वो सही है अथवा नहीं। जब उनकी प्रामाणिकता पूरी तरह से प्रमाणित हो गई तो उसके बाद उसे पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया, और हर साल रिपोर्ट ऐसे ही पब्लिश होती है। उपग्रह द्वारा मदद ये बाद में ली जाने लगी है, पहले ऐसा नहीं होता था, तब भी इसे प्रकाशित करने में काफ़ी सावधानी रखी जाती थी। अब इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ये जो रिपोर्ट है ये कई अध्यायों में प्रकाशित होती है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया ईयर बुक को हर साल प्रकाशित होती है और इसमें कई चैप्टर होते हैं, तो वो भारत सरकार का एक पूरा बड़ा दस्तावेज ही होती है। वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है हर साल। वो सरकार का लेखा जोखा होती है, उसके साथ साथ उसमें देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो दशाएं हैं उनका भी वर्णन मिलता है। तो उसमें कई चैप्टर होते हैं, कई अध्याय होते हैं। अगर आपने उसे पढ़ा होगा, और बेशक पढ़ा होगा, तो उसमें कई अध्याय होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ये वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें भी कई चैप्टर होते हैं। इसमें एक नया अध्याय इस साल जोड़ दिया गया, और यह जो नया अध्याय है इसका नाम है वनों के प्रकार और जैव विविधता। जैव विविधता और वनों के प्रकार से जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर ऐड हुआ, और इसमें ये जो नया अध्याय जुड़ा, इसमें 16 प्रकार के वनों को बताया गया। मतलब भारत में कुल 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऐसा बताया गया। और इसके पीछे, इस वर्गीकरण के पीछे कुछ लोगों का नाम आता है जो कि है चैंपियन और सेठ। इनका वर्गीकरण इसे कहा जाता है। चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के आकलन के आधार पे ये रिपोर्ट पब्लिश की गई और ये चैप्टर ऐड किया गया। तो जानना आवश्यक हो जाता है कि चैंपियन और सेठ का वर्गीकरण क्या है। इसका जो जिक्र है, इसका पहले ही चर्चा हो चुकी है पिछले वाले वीडियो में। उसमें हमने वनों के प्रकार को जब देखा था तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आया था। तो चैंपियन एक अलग व्यक्ति का नाम है, ये दोनों ही पर्यावरणविद हैं। तो चैंपियन एक अलग व्यक्ति का नाम है और जो सेठ है वो दूसरे हैं। दोनों लोगों ने मिलकर एक समेकित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे कि हम यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट के रूपांतरण के रूप में देख रहे हैं। तो देखिए, वर्ष 1936 में, ये जो सन है ये 1936 है, इसका मतलब प्रयास काफी पहले किया गया था। हैरी जॉर्ज चैंपियन, इनका नाम है हैरी जॉर्ज चैंपियन, चैंपियन इनकी टाइटल है। तो पूरा नाम हैरी जॉर्ज चैंपियन। इन्होंने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और मान्य वर्गीकरण किया, मतलब लोगों के द्वारा माना जाने वाला इनका वर्गीकरण था, और इन्होंने भारत की वनस्पतियों को पहली बार वर्गीकृत करने का प्रयास किया। वर्ष 1968 में, 1968 में चैंपियन के साथ एक और व्यक्ति आ जाते हैं, इनका नाम है एसके सेठ। इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए इसे फिर से प्रकाशित किया, इसमें कई सुधार किए, संशोधन किए, और इसका जो परिवर्धित संस्करण था उसे वर्ष 1968 में प्रकाशित किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो 1968 में प्रकाशित हुई थी, नहीं, उसका एक रूप वहाँ पब्लिश हुआ था। ये पूरा समग्र डाटा नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये फाइनल एक डाटा प्रस्तुत कर दिया गया जो कि रिपोर्ट कहा जा सके। ये सिर्फ एक अध्ययन था, इसे रिपोर्ट का रूप देना एक अलग बात होती है। तो वो प्रकाशन कब हुआ? फॉरेस्ट रिपोर्ट के रूप में इसका जो कायांतरण है वो होता है वर्ष 1987 में। तो ये कुछ बातें थी। और चैंपियन और सेठ का जो वर्गीकरण था, ये तो इनके नाम आपने देखे, हैरी जॉर्ज चैंपियन, और इसके अलावा जो इंडियन है उनका नाम है एसके सेठ। इन दोनों का ये समेकित प्रयास था। अब इस वर्गीकरण में कुछ खास बातें, जो खास बातें हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो खास बातें कौन सी हैं? देखिए, यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादप स्वरूप पर आधारित है। पौधों का स्वरूप कैसा है, जलवायु के आधार पर उनमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, उनका आकृति विज्ञान कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, ये सब कुछ इसमें ध्यान में रखा गया। मतलब एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस वर्गीकरण में वनों को मुख्यतः 16 भागों में बांटा गया, या 16 वर्गों में विभाजित किया गया। और 16 वर्ग ही नहीं, 16 वर्ग के बाद इसमें 200 से ज्यादा उपवर्ग भी बांटे गए। 221 उपवर्गों में से बांटा गया। तो 16 मुख्य हैं और 221 इसके उपवर्ग हैं। तो कुल मिलाकर एक विस्तार पूर्वक अध्ययन यहाँ पर किया गया। सिर्फ वनों और वनस्पतियों को ही ध्यान में नहीं रखा गया, इसके अलावा वन में रहने वाली जो जनजातियां होती हैं, जो वन के उत्पादों पर, जंगली उत्पादों पर ही निर्भर होती हैं और उनका भरपूर मात्रा में दोहन करती हैं, उनको भी इसमें जोड़ कर रखा गया। मतलब उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। और उनके द्वारा जो ईंधन के तौर पर वन के उत्पादों का, मतलब वनस्पतियों का यूज किया जाता था, उसे चारागाह के तौर पर जो वो वनस्पतियों का इस्तेमाल करते थे, उसे इमारती लकड़ी और बांस का जो उपयोग उन्होंने किया, उसका दोहन किया, वो सब इसमें
जो अध्ययन किया गया उसमें शामिल किया गया। मतलब इन सब चीज़ पर निगरानी रखी गई कि वो कितनी मात्रा में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर सदुपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण ने इसरो के साथ हाथ मिला लिया। इसरो के साथ हाथ क्यों मिलाया? क्योंकि अंतरिक्ष वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ही है। अंतरिक्ष से जितना भी निगरानी का काम है वो इसरो ही करता है। तो इसलिए यहाँ पर वन सर्वेक्षण ने अपने रिपोर्ट को और ज़्यादा व्यापक बनाने के लिए, और ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी लाने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर एक परियोजना शुरू की राष्ट्रीय स्तर पर। ये परियोजना जो जमीन के ऊपर का जैव भार है, जैव भार का मतलब बायोमास है, उसके अध्ययन से जुड़ी हुई थी। जमीन के ऊपर वाले जैव भार के अध्ययन को करने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए यहाँ पर जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग था उसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ यानी इसरो के साथ हाथ मिला लिया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों के नाम है, जैसे कि असम राज्य में पल्सर और मोजैक। इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का आकलन किया जा चुका है। ये जो पल्सर और मोजैक है ये अध्ययन की दिशा में ही किए गए प्रयास है। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ISFR 2019 में जो प्रमुख तथ्य थे वो कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे थे। इंट्रोडक्शन में भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, लेकिन असली जो काम है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, हमारा जो देश है यानी भारत, इसमें वनों और वृक्षों से आच्छादित का मतलब क्या, ढके हुए कुल क्षेत्रफल की जो मात्रा है वो कितनी है, तो वो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल जो है ये वन और वृक्ष दोनों का समेकित रूप से आच्छादित क्षेत्र है, ढका हुआ क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर हम देखें, जो पूरा भौगोलिक दायरा है हमारे देश का, तो उसका ये 24.56% है। इसका जो विस्तार है वो परसेंट में अगर हम देखें तो कुल देश के भौगोलिक विस्तार का 24.56% है। प्रतिशत वाला या आंकड़े के रूप में, संख्या के रूप में यह अक्सर पूछ लेता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये रटने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज। इसी प्रकार से कुल भौगोलिक जो क्षेत्र का मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण क्षेत्र है, वन आवरण यानी जंगल का आवरण किस दायरे में है, उसकी अगर हम बात करें तो ये है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा है, आंकड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डाटा है वो कितना है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना, 21.67%। दोनों में फर्क है। यहाँ वन और वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात की गई है, तब ये इतना था, दोनों आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो वनावरण क्षेत्र है, केवल वनावरण वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वृक्षों की जो छिटपुट मात्रा है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो डाटा है वो नीचे दिया हुआ है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में अगर देखें तो 21.67% का। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वृक्षावरण क्षेत्र है, वृक्ष से ढका हुआ जो क्षेत्र है या क्षेत्रफल है, उसकी अगर बात करें, वनावरण की चर्चा हम कर चुके हैं, अब वृक्षावरण की अगर बात करें तो ये कितना है, 95,027 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत में देखें तो 2.89% है। ज़्यादातर जो प्रतिशत वाला आंकड़ा है वही पूछा जाता है, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें जो संख्याएं हैं उनको भी याद रखिएगा, तो संख्या भी देख लीजिए और जो प्रतिशत है उसको भी याद रखिएगा। ये है 2.89%। वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, तो वन आच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, खुशी की बात है कि कुछ बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं आई है, लेकिन बहुत नाम मात्र की है, इसे नहीं के बराबर कह सकते हैं। ये कितनी है, ये है 3,976 वर्ग किलोमीटर। सोच लीजिए कितना बड़ा भूभाग है और कितनी वृद्धि हुई है। मतलब अगर प्रतिशत में आप देखें तो इसकी कमी का आपको एहसास होगा। ये है 0.56% टोटल। इतनी ही बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। मतलब 2017 वाली जो रिपोर्ट थी और 2019 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, दोनों में इतना डिफरेंस आया है, इतना बढ़ोतरी हुई है। अब वृक्षों से आच्छादित जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, ये तो वन की बात हुई। तो वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्रफल है उसमें कुछ अच्छी चीजें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, तो 1,212 वर्ग किलोमीटर। अब ये कुल क्षेत्रफल का मतलब जो वृक्षों का क्षेत्रफल है उसका 1.29% है। प्रतिशत के मामले में ज़्यादा है, लेकिन अगर कुल विस्तार ऐसे देखें आंकड़े के तौर पे तो ये काफ़ी कम है। तो वृद्धि बहुत धीमी रफ्तार में हो रही है, धीमी गति से हो रही है। इतनी कम वृद्धि से जो सुधार कार्य है वो नहीं हो पाएगा, इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वनावरण और वृक्षावरण के क्षेत्रफल में अगर टोटल वृद्धि देखें, मतलब इन दोनों को एक साथ अगर मिलाकर देखें तो वो कितना है, वो है 5,188 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.65% टोटल, प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो। ये तो बात हुई कुल वृक्षावरण और वनावरण की।
अब राज्यों की जो राज्यवार आंकड़े हैं, मतलब राज्यों की जो वन आवरण की स्थिति में कंडीशन है, अवस्था है, उसको देख लेते हैं। यहाँ आप हेडिंग देख रहे हैं, वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े और सर्वाधिक जो वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं, यहाँ से भी थोक के भाव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल में, फिर मेघालय में, उसके बाद मणिपुर में, फिर नागालैंड में। जितने पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, पूर्वोत्तर वाले छोर के राज्य हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे पहला स्थान है मिजोरम का। मिजोरम में कितना है वनावरण? ये वनावरण की बात हो रही है, ये है 85.41%। अरुणाचल प्रदेश का जो वनावरण है वो 79.63% है। इसके बाद मेघालय का जो वनावरण है वो है 76.33%। मणिपुर का जो वनावरण है वो है 75.46% और नागालैंड में ये है 75.31%। इतना जो है ये वनावरण वाला प्रतिशत इसका दिया हुआ है। तो इसमें सर्वाधिक जो शीर्ष पर है वो कौन है? इसमें सर्वोच्च स्थान पर है मिजोरम। ये टॉप 5 की लिस्ट आपको दी गई और सब जो जितने भी राज्य हैं वो इससे नीचे हैं। आगे चलते हैं। अब वन क्षेत्रफल वाले राज्यों को अगर देखा जाए, वो वनावरण की बात की जा रही थी। अब वन का टोटल जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, वनावरण और वन क्षेत्रफल में अंतर है। तो प्रश्न में बहुत बारीक अंतर होता है और उत्तर गलत हो जाता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। कितना है? तो 77,482 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 66,688 वर्ग किलोमीटर का पूरा वन क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है और इसका जो मतलब क्षेत्रफल है वो कितना है? 55,611 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही उड़ीसा जो है ये अगले नंबर पर है। इसका जो टोटल प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं, जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 51,619 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र को देखिए, ये आखिरी पोजीशन पे इस लिस्ट में है, मतलब ये जो टॉप 5 का आंकड़ा है इसमें महाराष्ट्र में कितना वन क्षेत्रफल है? तो ये है 50,778 वर्ग किलोमीटर। ये वन क्षेत्रफल वाले जो सर्वोच्च राज्य थे उनकी दशा दर्शाई गई है। इसमें सबसे ऊंचे स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो टोटल वन क्षेत्रफल है वो कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर। ये काफी बड़ा दायरा है। आगे बढ़ते हैं, ये सब डाटा है। अब वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है? ये तो स्थायी वन क्षेत्रफल की बात हुई, लेकिन बहुत से क्षेत्र या राज्य ऐसे हैं जहां पर वन क्षेत्र में या वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 2 सालों में। तो उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर है कर्नाटक। कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 1025 वर्ग किलोमीटर। इतनी बढ़ोतरी कर्नाटक में वृक्ष के क्षेत्रफल में, वन क्षेत्रफल में हुई है। और आंध्र प्रदेश में ये दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में जो वृद्धि हुई है वो 990 वर्ग किलोमीटर है। बहुत कम वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी हुई है, तो ये अच्छी बात है। केरल में 823 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी बढ़ा है, अच्छी बात है। हिमालय वाले क्षेत्र में अगर वन का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है। इसके बाद 371 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है और हिमाचल प्रदेश, यहाँ वृद्धि हुई है 334 वर्ग किलोमीटर की। तो ये है बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी के मामले में जो टॉप 5 यहाँ पर स्टेट्स थी यानी राज्य थे, उनका नाम देख रहे हैं, उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों को आप देख लीजिए। इसमें RFAGW पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है। ये एक टर्म है और इस टर्म का यूज कहाँ किया जाता है ये बताया जा रहा है। तो ये ऐसी जमीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम, कोई भी सरकारी अधिनियम हो या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया जाता है। मतलब सरकार जिन्हें जंगल मानती है, जिस एरिया को जंगल मानती है, उसके लिए इस पद का इस्तेमाल किया जाता है या उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया हो, सरकारी डाटा में उसे वन के रूप में संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार की जमीन के लिए यहाँ पर RFA यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ मोटे अक्षरों में आप ऊपर ही देख रहे हैं, इस रूप में इसे संबोधित किया जाता है। और ISFR 2019 यानी जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की है, इसमें आर्द्र भूमियों को भी RFA के तौर पर शामिल किया गया है। यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तौर पर जो आर्द्र भूमियां हैं उनको भी इसमें हिस्सा दिया गया है, क्योंकि इनका भी जो पर्यावरणीय महत्व है वो वनों जितना ही होता है, बल्कि वन से भी ज़्यादा होता है। वन से भी ज़्यादा ये प्रचुर पारितंत्र का निर्माण करती है। तो RFA के रूप में इन्हें भी दर्जा मिला है। ये क्या है? वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियां हैं। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है यानी RFA है, उसमें 330 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी आई है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कमी आई है, ये एक बड़ी बात है, यहाँ चिंता का विषय है। हालांकि बहुत कम कमी आई है लेकिन फिर भी
कम हो रहा है तो ये चिंताजनक बात है। 330 वर्ग किलोमीटर यानी अगर प्रतिशत में देखें तो ये 0.05% है। आगे चलते हैं। भारत में 62,466 आर्द्र भूमियां देश के RFAGW क्षेत्र के लगभग 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं। आर्द्र भूमियों की जो टोटल संख्या ये वन स्थिति रिपोर्ट का जिक्र है, इसमें दी गई थी। अब आर्द्र भूमियों की संख्या ये बढ़ाई और घटाई जा सकती है, सरकार की मर्जी पर डिपेंड है। और यहाँ पर जो आर्द्र भूमि सम्मेलन था उसको भी हम देखेंगे, जो रामसर कन्वेंशन था उसकी भी चर्चा करेंगे, वो आगे होगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है उसमें जिक्र किया गया है 62,466 आर्द्र भूमियों का, जो कि करीब 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं, घेरती हैं। और भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का आर्द्र भूमि क्षेत्र इसमें शामिल है। मतलब सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमियां हैं वो कहाँ विस्तृत हैं? सबसे पहले नंबर पर गुजरात में है और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। गुजरात का इसमें पहला स्थान है। ऐसा मत सोचिएगा कि पश्चिम बंगाल है जहां पर सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। इसमें गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ये तो बात हुई आर्द्र भूमियों के बारे में। अब इसके बाद कार्बन का स्टॉक ये वनों में बढ़ रहा है। जो कार्बन स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी लगातार हो रही है, तो इसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान जो आकलन है इसके हिसाब से भारत के वनों का, भारत के जो जंगल हैं उनका टोटल कार्बन स्टॉक 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है। मतलब इतना अनुमान लगाया गया है, ये प्रामाणिक नहीं है। ये कुल कार्बन स्टॉक की बात की जा रही है भारत के वनों के संदर्भ में। और वर्ष 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उसके आकलन की तुलना में अगर इस रिपोर्ट की तुलना हम उससे करें तो इसमें लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इतनी इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये खास बात है, ध्यान देने योग्य बात है। कोई चीज बढ़ती है या घटती है तो वहां लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। भारतीय वनों की कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि ये 21.3 मिलियन टन है। जो वृद्धि हो रही है वो कितनी है? ये 21.3 मिलियन टन में है, जो कि लगभग 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ये बड़ी बात है। कितने के बराबर है? कार्बन डाइऑक्साइड से अगर इसकी तुलना करें तो ये 78.1 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इतने मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होगी। अब जो भारत के वन है यानी भारत के जंगल है वो मृदा जैविक कार्बन, मृदा जैविक कार्बन का मतलब है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे कि हम SOC भी कहते हैं, इसके कार्बन स्टॉक में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो कि अनुमानतः, ये भी सब अनुमान ही है, ये अनुमान कितना है? 4,004 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित है। यानी जो भारत के जंगल हैं इसमें जो जैविक मृदा कार्बन है या मृदा जैविक कार्बन है उनकी जो उपस्थिति है वो कितनी है? वो है 4,004 मिलियन टन। इतनी मात्रा यहाँ पर उपस्थित है, ये अनुमान है। और SOC का मतलब आपने देखा था, ये क्या है? सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, यानी वही मृदा जैविक कार्बन। यह भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में 56% का योगदान देते हैं लगभग, यानी इससे ज्यादा ही देते हैं, इससे कम नहीं देते। तो इनकी एक बड़ी भूमिका होती है, ये यहाँ आपने देखा। अब चलते हैं जरा बांस के वनों की ओर। बांस का जो क्षेत्र होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके हिसाब से भारत में जो बांस भूमि है वो लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, विस्तृत है। गांव में बसवार आपने देखी होगी, तो बसवार में क्या होता है? बांस के बहुत ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष होते हैं। जब पुरानी बसवार हो जाती है तो काफी बड़े हो जाते हैं वो, मतलब उनका दायरा काफी फैल जाता है। तो इनका जो कुल क्षेत्रफल अनुमानित है वो कितना है? 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। और 2017 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उससे अगर इसका कंपेयर करें, तुलना करें, तो इसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 3,229 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये बांस के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। यहाँ आप देखिए इतनी वृद्धि हुई है और टोटल जो लगभग क्षेत्रफल है वो इतना है, मतलब 1,60,037 वर्ग किलोमीटर ये अनुमानित क्षेत्रफल है। बढ़ोतरी हुई है बांस के जो कुल भूमि है उसमें 3,229 वर्ग किलोमीटर की। ये तो बात हुई बांसों की। अब इसके बाद मैंग्रोव को देख लेते हैं। तो देश में मैंग्रोव वनस्पतियां ये वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में बढ़ी हैं, और बढ़ी हैं तो ये खुशी की बात है। मैंग्रोव का बढ़ना मतलब जैव विविधता का बढ़ना। हालांकि बहुत न्यूनतम वृद्धि यहाँ दर्ज की गई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है, फिर भी बढ़ी है। तो देखिए कितनी, ये 54 वर्ग किलोमीटर बढ़ गई है। इनका जो विस्तार है वो 54 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा हो गया है। कुल मिलाकर अगर प्रतिशत में देखें तो 1.10% इसमें वृद्धि दर्ज की गई। ये मैंग्रोव वनों की स्थिति है। अब पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति को देख लीजिए। जो पहाड़ों की स्थिति है वो भारत में पहाड़ी जिलों में, जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर कुल वन आवरण की अगर बात की जाए तो वो है 2,84,6
6 वर्ग किलोमीटर, इतना जो है ये पहाड़ी जिलों का वनावरण है, पहाड़ का क्षेत्र जो है उसकी बात की जा रही है। और इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये करीब 40.30% है, 50% भी नहीं है। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर वनों की अच्छी खासी उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन ये भी 50% के अंदर सिकुड़ गया है। ये है 40.30%। एक समय था जबकि 90% से ज़्यादा जो इनका हिस्सा होता था वो वृक्षों से और वनों से घिरा हुआ होता था। इसके बाद और देख लीजिए, वर्तमान आकलन जो किया गया है उसकी तुलना अगर हम ISFR 2017 से करें, मतलब 2019 की जो रिपोर्ट है उसकी तुलना हम 2017 वाली रिपोर्ट से करें, तो 144 पहाड़ी जिले भारत के इसमें शामिल किए जाते हैं। उसमें 544 वर्ग किलोमीटर इतने की वृद्धि देखी गई है। जो टोटल पहाड़ी जिलों को इसमें शामिल किया गया है उनकी टोटल जो संख्या है, कुल संख्या है वो 144 है। और इसमें जो वन आवरण में वृद्धि देखी गई है वो है 0.19%, मतलब 544 वर्ग किलोमीटर। इतना वर्तमान आकलन हमें बताता है। बढ़ोतरी हुई है लेकिन बहुत कम हुई है। इसके बाद जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति को हम देख लेते हैं। तो भारत के जनजातीय जिलों में कुल जो वनावरण क्षेत्र है वो कितना है, 4,22,351 वर्ग किलोमीटर। जो जनजातीय वाले जिले हैं, जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा बहुलता से पाई जाती हैं, वहाँ पर जो वनावरण है वो कितना है, 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है। और इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 37.50% है, माफ कीजिएगा 54% है। जो टोटल इसका प्रतिशत है वो कितना है, 37.54% है, बहुत कम है। अगर पूरे भौगोलिक क्षेत्र से इसकी तुलना की जाए, जितने इलाके में इनका विस्तार है, तो उसमें इसका जो दायरा है वो बहुत सिकुड़ा हुआ है। देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, 4,22,351, संख्या बड़ी लग रही है लेकिन बढ़ोतरी बहुत कम है और दायरा बहुत सीमित है। ये तो बात हुई जनजातीय क्षेत्रों की। और भी कुछ चीज़ें हैं। वर्तमान आकलन जो हुआ है, मतलब ये जो रिपोर्ट है वर्तमान में जो प्रस्तुत की गई है, इसमें RFA-GW के अंतर्गत आने वाले जो वनावरण क्षेत्र हैं उसमें 741 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। यहाँ पर बहुत तेजी से कमी आ रही है और इसके पीछे जनजातियाँ ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ये बहुत बुरे तरीके से उसका दोहन करती हैं जो वन संपदा है, और इस वजह से वनों का ह्रास होता है, कमी आती है उसमें। और इसके बाहर के जो वनावरण क्षेत्र है, मतलब RFA-GW के बाहर का जो वनावरण क्षेत्र है, इसमें 1,922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब इससे बाहर का अगर दायरा देखें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें कमी नहीं आई है। और वृद्धि कितनी हुई है, 1,922। लेकिन अगर कमी की बात करें तो वो है 741 वर्ग किलोमीटर। इतनी कमी आ गई है RFA-GW के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, यानी जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके दायरे की बात की जा रही है। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर वाला क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। उत्तर पूर्व की बात करनी यहाँ आवश्यक है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पे जैव विविधता और वन संपदा का एक भंडार मौजूद है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र जो है वो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का, वहाँ की जो टोटल भौगोलिक एरिया है उसका 65.05% है। और वर्तमान जो आकलन है इसके हिसाब से यहाँ पर कमी आई है। जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वहाँ पर वनावरण तेजी से घटा है। कितना घटा है, तो 765 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी आ गई है। इतनी कमी देखी गई है, और इसे अगर हम प्रतिशत में देखें तो 0.45% की कमी आई है। इतना इसमें ह्रास हुआ है। अब इन वनों का जो जंगल है इनका ईंधन की लकड़ियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जलावन के लिए इनका यूज किया जाता है, ये बड़ी बात है। तो भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में बहुत सारे राज्य और बहुत सारे लोग अभी भी इस पर निर्भर है। हालांकि प्रधानमंत्री की जो अलग अलग योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना चल गई, तो इससे चूल्हे वाले ईंधन का काम खत्म हुआ और गैस का जो प्रसार है वो अलग अलग हिस्सों में हो गया। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास गैस कनेक्शन हो गए। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं या दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे गैसीय ईंधन या जो ऐसे महंगे ईंधन है इनसे बचने के लिए और इन्हें बचाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जो चूल्हे वाला काम है वो अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि उज्ज्वला योजना का प्रसार हो गया है तो सब लोग चूल्हे पर ही भोजन बना रहे हैं। वो गैस सिलेंडर के जो ईंधन है, LPG है, उसको बचा कर रखते हैं और बदले में लकड़ी के चूल्हे का यूज कर लेते हैं। बहुत इमरजेंसी ही उसको यूज करते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो ईंधन के लिए लकड़ी की आश्रितता है, निर्भरता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। इस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पर ईंधन के लिए निर्भरता है, मतलब लकड़ी के लिए ये आश्रित है। जबकि चारा, इमारती लकड़ी और बांस के मामले में सबसे ज़्यादा आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वन उत्पाद जो है उन पर निर्भरता तो है, लेकिन किस मामले में, चारागाह के तौर पर पशुओं को चराने के लिए, इमारती लकड़ी के लिए जो वृक्ष हैं वहाँ के, उसको इमारती लकड़ी के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे सागौन का वृक्ष है, और बांस के जो
पौधे हैं उनका भी मतलब उसकी जो बल्लियाँ होती हैं, उसके जो तने होते हैं, उसका यूज किया जाता है इमारत बनाने के लिए या अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए। मतलब ईंधन के लिए मध्य प्रदेश इस्तेमाल नहीं करता। ईंधन के लिए कौन इस्तेमाल करता है? महाराष्ट्र इस्तेमाल करता है, और बाकी जो उपयोग है वो मध्य प्रदेश करता है। तो ये दोनों जो राज्य हैं ये अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों का भरपूर मात्रा में दोहन करते हैं। इसके अलावा यह देखा गया है कि भारत के वनों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटी लकड़ी, और छोटी कैसी लकड़ी? इमारती लकड़ी, इसका दोहन भारत के वनों में वार्षिक रूप से होने वाली वृद्धि के 7% के बराबर होता है। अब जो छोटी इमारती लकड़ी है इसका दोहन होता है भारत में, और कैसा होता है? वार्षिक रूप से अगर वृद्धि के तौर पर देखा जाए तो ये 7% के बराबर है। भारत के कुल वनावरण का 21.40% जो क्षेत्र है वो जंगल में लगने वाली आग से प्रभावित है। करीब 21.4% जो रेंज है भारत के जंगलों की, उसमें जंगल की आग जो होती है उसका खतरा मंडराता रहता है। मतलब कब आग लग जाएगी और कब वहाँ पे अच्छा खासा विनाश हो जाएगा, इस रेंज में वो पेड़ आते हैं। अब ये चीज़ें हैं और इसी पर आधारित ये वन स्थिति रिपोर्ट थी। किसी देश की संपन्नता को उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि और वहाँ की जैव विविधता से आंका जाता है, और हमने जंगलों को उजाड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारी वन संपदा है वो दुनिया भर में अनूठी और विशिष्ट है। ऑक्सीजन का एकमात्र ये स्रोत है, इसलिए वृक्षों पर ही हमारा जीवन आश्रित है। वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है, ये हम जानते भी हैं। तो ये जो पूरी रिपोर्ट थी इसका जो स्रोत था वो द हिंदू था। द हिंदू से इसे उठाया गया था और यहाँ आपके सामने परोसा गया है। इसमें अद्यतन होता रहता है, लेकिन अभी इसमें अपडेट होने की कोई संभावना नहीं है जब तक 2021 का सन नहीं आ जाता। जब आ जाएगा तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल इससे आप काम चलाइए। और यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। वन स्थिति रिपोर्ट को हमने पूरा देख लिया है, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट थी। अगले अध्याय में यानी जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अपने उत्तर प्रदेश के वन की स्थितियों को देखेंगे। मतलब अपने यूपी में कितने प्रकार के जंगल हैं या फिर कितना उनका वनावरण है, कितने बचे हैं और कितने उजड़ गए हैं, इस पर चर्चा होगी। और आगे का जो घास भूमि वाला पारितंत्र है उसके बारे में भी हम देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।